सुप्रभात बच्चों, मैं अनिल गोस्वामी आपका हिंदी टीचर। आज क्लास 6 मंजरी अध्याय 2 जिसका नाम है अपना स्थान स्वयं बनाइए। तो चलिए आइए हम इस स्टोरी के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर बुक आप सभी के पास नहीं है तो ये इस वीडियो को आप ओपन करके अच्छे तरीके से केयरफुली तरीके से देख सकते हैं। बिल्कुल स्टोरी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो चलिए आइए हम आज बात करते हैं कि इस कहानी में लेखक द्वारा बच्चों को कर्मठ और सदाचारी बनने की प्रेरणा दी गई है, यानी शिक्षा दी गई है। तो इस स्टोरी के माध्यम से आप सुनेंगे, समझेंगे और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है, कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना। यानी राजा ने अपने मंत्री से यह कहा कि मुझे एक आदमी की जरूरत है, अगर तुम्हारे निगाह में कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे तो मेरे पास लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जचा, यानी उसे एक युवक मिला जो राजा के तरीके से था। उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी, यानी दूसरी जगह वह नौकरी करता था लेकिन उसकी नौकरी को छुड़ा दिया उसने, और उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया। जैसे होता है ना कि हम किसी अन्य जगह काम कर रहे हैं और कोई व्यक्ति मिलता है तो कहता है, यार आप यहाँ से तो अच्छा, मैं पैसा दिलवाऊंगा, आप मेरे साथ चलो, होता है ऐसा। तो उसे उन्नति का यानी आगे बढ़ने का आश्वासन देकर के राजा के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात ही याद नहीं आई। बाद में वह बोले, हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर मैंने अब तो कोई बात ही नहीं की है। मंत्री ने कहा, हुजूर मैंने इसे हजारों में से छाटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूं। राजा ने जरा सोच कर कहा। जब ऐसा उसने कहा, यानी मंत्री ने ऐसा कहा, तो राजा पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। राजा ने जरा सोच कर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं। यानी अपने मंत्री के कहने पर उन्होंने कह रहे हैं कि जब तुम इतना कह रहे हो तो मेरे पास तो ऐसे कोई काम है नहीं, अगर तुम इतना कह रहे हो तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं, वेतन 15 रुपए मिलेगा। मंत्री को बहुत बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। क्या मिलेगा? मौका मिलेगा, है ना। यह कहकर वह उस नौकरी के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहां धूल थी। क्या थी? धूल थी, यानी कार्य उसका जारी हो गया, क्योंकि राजा वहां न कभी जाते थे और न काम करते थे। यह देखकर मंत्री दुखी हुआ, परंतु वह इस युवक इतना होने पर भी खुश था। यानी इतना होने पर भी क्या था? वह युवक खुश था जिसका काम वहां पे लगा था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट, यानी उसे धन्यवाद प्रकट किया। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे उनके लिफाफों का ढेर उस कोठरी में था। बहुत ढेर सारा उसमें लिफाफे पड़े हुए थे। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े थे। अब पहले के राजा महाराजाओं के युग में ऐसा ही हुआ करता था। शाही दफ्तर का नाम आप समझ रहे हैं, तो शाही यानी राजा राजवाड़ी जिसे कहते हैं, है ना। ये वे लिफाफे थे जो विवाह जैसे शुभ अवसरों पर दूसरे राजाओं और अमीर उमराओं के यहां से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। सामान बेचकर उसे कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च कर दिए और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिए।
जहां वह सामान बिका उसने उसकी भी रसीद ली, और जहां से वह यह सामान खरीदा गया उसकी भी। यानी वह बहुत ही क्लियरली पूर्ण तरीके से, यानी साफ और स्वच्छ तरीके से और बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक काम किया। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया, यानी बहुत अच्छा उसे सजाया था। चुगलखोरों ने राजा से उसकी शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहा है। होते हैं ऐसे कुछ लोग जो कि आगे बढ़ते जब देखते हैं तो उसके प्रति खोद विनोद करते हैं, उसके कामों में टांग लड़ाते हैं। एक दिन राजा गुस्से में भरे दफ्तर गए तो दफ्तर की हालत देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपए से की? दफ्तर के रुपए से हुजूर, कहकर उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खंजाची से गवाही दिलाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। इतना सुनकर के राजा बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। इसके बाद वह राजा उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया, यानी इतना प्रभावित हो गए उससे। इस कारण दूसरे मंत्रियों की परेशानी होने लगी। अब दूसरे मंत्रियों को तो परेशानी होगा ही, क्योंकि अब दूसरे मंत्रियों का तो चल नहीं रहा है। वह मंत्री था तो पहले वही रखवाया था, फिर इसके बाद उसी को प्रॉब्लम होने लगी, और उसके साथ और जितने सारे मंत्री थे सभी को प्रॉब्लम होने लगी, समस्या होने लगी उससे, क्योंकि वह न स्वयं बेईमानी करता था और न किसी को करने देता था। यानी वह इस प्रकार का था ही नहीं, न लापरवाही करता था न करने देता था। उसके बाद से तो जो भी मंत्री राजा के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत ही करता रहता, जिससे कि वह राजा की नजरों में गिर जाए। लेकिन राजा भी इतना मूर्ख नहीं था। राजा राजा होता है, वह सबकी शिकायतों को सुनता रहा। एक रात को 2 बजे राजा ने सभी का परीक्षा लेने के लिए अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हालत में हों उसी हालत में लाया जाए। यानी उसे क्लियर करना था कि कौन मंत्री किस हालात में है, वही सच्चाई उसे पता करना था। समझ लो हमारे हुक्म को, अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो कालीन समेत यहां लाया जाए। यानी राजा के कहने का आशय यही था कि वह व्यक्ति जिस हालात में है उसी हालात में यहाँ पे लाया जाए। 1 घंटे के भीतर ही सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। राजा ने देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे में थे, उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री भी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। यानी बाकी मंत्री तो कुछ नशे में थे, कुछ जुआ खेल रहे थे, ऐसे प्रतीत नजर आए। लेकिन इस जो वित्त मंत्री बनाया गया था, यह बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। ध्यान से समझिएगा, सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। रात्रि के कितने बज रहे थे ये भी ध्यान दीजिए। तब राजा ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात में 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? उसने उत्तर दिया कि हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राज कर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, तो बार बार देख रहा था कि जो जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। राजा ने अपने जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। उसने नम्रता के साथ बोला, पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, परंतु यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। तो इस व्यक्ति ने स्वयं अपना स्थान इस प्रकार से बनाया। तो इस स्टोरी से आपको मेरे प्रिय छात्रों
जरूर आपको कुछ समझ में आया होगा, और अगर एक बार में 2 बार में समझ में नहीं आएगा तो इसे आप लगातार कंटिन्यूअस कई बार रिपीट कीजिए। जितने समय तक आपको समझ में ना आए उतने बार आप रिपीट कीजिए। यह स्टोरी बहुत ही रोचक स्टोरी है और बहुत ही आपके जीवन में लाभदायक स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप भी अपना स्थान खुद बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो मेरे प्रिय छात्रों, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। इसके साथ ही साथ आपको ये, जैसा कि आप देख रहे हैं, शब्दार्थ: कृतज्ञता, उपकार मानना, आश्वासन, आशा दिलाना, पक्षकारी, चढ़ना, नक्काशी, चुगलखोर, शिकायत करने वाला, खंजाची खचाने का अधिकारी। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से ये सब क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस को भी आप देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि बाद में यह क्वेश्चंस लिखवाया जब जाएगा, इसका आंसर हम आपके बीच में सेंड कर देंगे। आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि घबरा करके कॉल करने लगते हैं, पूछने लगते हैं सर क्वेश्चन आंसर कहाँ है। तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, सिर्फ इस समय पढ़ाया जा रहा है, आपको रीड कराया जा रहा है, आप रीड करिए अच्छे तरीके से। और इसके लेखक आप देख रहे हैं कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अब एक सेकेंड हम आपका सम टाइम हम आपका लेते हैं कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई सन 1906 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। प्रभाकर जी हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी रचनाओं में बाजे पयलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा तथा माटी हो गई सोना आदि प्रमुख हैं। इनका निधन 1995 ईस्वी को हुआ था, यानी पैदा हुए थे 29 मई 1906 ईस्वी में, और ये हमारे देश से 1995 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए, यानी इनका मृत्यु हो गया। तो हम इसी पे इस वीडियो का अंत करते हैं, इस क्लास को ओवर करते हैं। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।